स्ट्रेटजी क्या है आपकी 15 साल की सत्ता विरोधी जो भावना है या लहर है उससे कैसे आप मुकाबला करेंगे? जो दिखाया जा रहा है वो शायद ऑल इंडिया नैरेटिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई ग्राउंड रियलिटी उससे अलग है। इस बात को लेकर दबाव बनाया जाता है कि भाई वो बहुत मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं, तो ये इन चैलेंजेस को आप कैसे मुकाबला करती हैं इसका? यहाँ सरनेम का कोई इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। यहाँ जाति की भी राजनीति नहीं चलती है। तो ये तो आपके लिए बड़ी फायदे की चीज है ना कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करें और सारा मुसलमान वोट आपको मिल जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी कह दे कि हिंदुओं को अगर आपको इस तरीके से ही मापना है, लेकिन मुझे बोलने में भी हेजिटेशन होती है कि हम लोग इस चश्मे से देखते ही नहीं है कि ये मेरी हिंदू वोट है, ये मुस्लिम वोट है। ममता बनर्जी तो बाकायदा पूरा दुपट्टा ओढ़ के ऐसे, और लगता है कि बस इतनी कसर है अभी कि बस थोड़ी देर में नमाज पढ़ लेंगे। नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता है इसमें गलती कहाँ है। कभी कोई मुसलमान ऐसे सोचता है कि दीदी काली पूजा क्यों कर रही है? इस तरीके का नैरेटिव हम लोग बंगाल में लाना ही नहीं चाहते। ये तो बड़ी बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है। दो चीजें करती है बीजेपी, एक तो धर्म की राजनीति में लोगों को फंसाती है और दूसरे वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लोगों को घूस देना। बिहार में हमने देखा 10,000 रुपए दिए गए, 1-1.5 करोड़ औरतों को दिए और इलेक्शन जीत लिया गया। क्या ये मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है? इसमें गलती तो कुछ नहीं है। देखिए 2021 में शुरू हुआ स्कीम अभी भी चल रही है, लेकिन पैसे आपने बढ़ा दिए, पैसे बढ़ा दिए हैं। और दूसरे जो युवा जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी 30,000 रुपए की, उसको आप 1,500 रुपए दे के खुश कर नहीं वो न सिर्फ कि ममता बनर्जी के खिलाफ बल्कि बंगाल की पूरा समाज, कल्चर और पूरी जो एक तरह से विरासत रही है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। और इसके अलावा फिल्में तक बन रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि टीवी कर रहा है, बाकायदा पॉपुलर सिनेमा के थ्रू भी ये सब करने की कोशिश हो रही है। आप अपने आप को कितना सक्षम पाती हैं आपकी पार्टी? आप इलेक्शन के दौरान सीबीआई ईडी भेजेंगे, एनआईओ के भेजेंगे। आप इसी दौरान एसआईआर जिसको लेके बंगाल विचलित है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यहाँ पश्चिम बंगाल में, हम कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको अपने इतिहास पर, अपनी विरासत पे बड़ा गर्व है। लेकिन अब चुनाव का मौसम है, तो आप बताइए, तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार आप वोट मांगने जा रही हैं जनता से। आसान तो नहीं होगा। नहीं देखिए, सुविधा या कहीं भी एडवांटेज अगर आप ये कहें तो हमारी सरकार कभी बैठे नहीं रहती, और चुनाव के संग केवल काम या विकास की सोच या प्रकल्प की घोषणा नहीं होती। ये पूरे साल 365 दिन जो है व्यस्तता रहती है। तो पूरे साल जो है हम लोग की भी एक जो कांटेक्ट रहती है अपनी इलेक्टोरेट में, अपने एरिया में, अंचल में, ये रहता है बराबर। यहाँ पे देखिए बंगाल में उत्सव भी बहुत एक बड़ा त्योहार, उत्सव, दुर्गा पूजा, ये सब की भी बहुत एक बड़ी जिसको कहते हैं कि एक मायने रखती हैं। मेरे अंचल में भी बहुत विख्यात दुर्गा पूजा वगैरह भी है। तो पूरे साल तो एक कांटेक्ट रहती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप जहाँ पे आज आए हैं, इसका और एक नाम भी द्वारे सरकार है, जहाँ सरकार ही आपके द्वार में पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ सरकार की ओर से ऑफिशियल्स भी बैठते हैं और हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं हम लोग भी उपस्थित होते हैं। तो अगर सरकार ही आपके द्वारे पहुंच जाती है, कुछ दिन पहले ऐसा था कि आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान, मैंने हमारा पाड़ा है, ये हमारा इलाका है और मेरी समस्याओं के समाधान की भी सिफारिश मैं करूंगी, मैंने एक वोटर या जो वहां रहता है। इस तरीके के कार्यक्रम से जो है सरकार पूरी तरीके से जुड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे अब समस्या ये है कि देखिए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो काफी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ममता बनर्जी के खिलाफ, और 15 साल का उनका रूल है। और डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल भी ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों को बदलते रहें, नेता को बदलते रहें। वरना होता ये है कि नेता अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि रूल करना तो उनका जन्मजात अधिकार है। चैलेंज तो बहुत बड़ा है। स्ट्रेटजी क्या है आपकी 15 साल की सत्ता विरोधी जो भावना है या लहर है, उससे कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखिए पहले तो ये बात है कि ये जो नेशनली या हमारे टीवी मीडिया चैनल्स इससे जो है प्रभावित नहीं होती बंगाल की जनता, इस वजह से क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि ऑप्टिक्स ऐसा रखा जाता है बंगाल के संबंध में कि कोई भी बंगाल से बाहर जाए तो अगर ये सवाल करे, अच्छा आपके वहाँ रोहिंगा है, बांग्लादेशी है। लेकिन सचमुच में जो हम लोग बंगाल में रहते हैं,
हर भाषा के लोग रहते हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। उनमें ये सोच नहीं आती, ये सवाल नहीं आती कि देखिए बंगाली भाषा को अगर अचानक आप कहे कि आप इस राष्ट्र का भाषा नहीं है, तो बांग्लादेश का भाषा है, तब जब इस तरीके की नैरेटिव जो तैयार हो जाती है और जो हम लोग कभी कभी नेशनल टीवी में भी देखते हैं, तो बंगाल की जनता तो ये सोचती है कि हम लोग तो ये सब को लेकर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग बंगाली में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हर भाषा, यहाँ उड़िया के भी लोग, उड़ीसा के भी लोग बहुत हैं, तो हर भाषा भाषी को लेके हर अंचल में आपको मिलेंगे। तो तब क्या है कि जो दिखाया जा रहा है वो शायद ऑल इंडिया नैरेटिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी उससे अ, अलग है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी, अभी भी कह रही है कि भाई बीजेपी ही ऐसी थी जिसने राम मंदिर बनाया। ममता बनर्जी पर बहुत ज्यादा और बार बार इस बात को लेकर दबाव बनाया जाता है कि भाई वो बहुत मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं। तो ये इन चैलेंजेस को आप कैसे मुकाबला करती हैं इसका? हम लोग भी इस बात को खंडन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब अगर हम लोग लोगों पर छोड़ दे तो कभी कभी कुछ कुछ हम लोग को भी बातें रखनी पड़ती हैं। तो ये जो जिस तरीके से कि हाँ, मुसलमानों को अपीस करते, जरूरत नहीं है। यहाँ पे अ, मुसलमान और हिंदू जो है रंग ऐसे संग रहते हैं। पर हम लोग को कभी अलग ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि हर त्योहार ही बोलिए जो मुसलमानों का है या हिंदुओं का है, सब में जो हम लोग एक संग ही है। देखिए, मान लीजिए दुर्गा पूजा में कितने मुसलमान काम करते हैं पंडाल वाले में, तो जो ऑर्गेनाइजर है कभी उनको ही महसूस नहीं होती, कभी कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ सरनेम का कोई इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, यहाँ जाति की भी राजनीति नहीं चलती है। लेकिन आपने कहा कि कुछ बिंदु अगर ये सच हो कि एक प्रभाव रखने की कोशिश अ, होती है, उसको हम लोग खंडन करते हैं, क्योंकि जब इस तरीके का विकास का काम होता है, इसमें दीदी क्या देखती हैं लेकिन कि शीतल जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर तीसरा आदमी मुसलमान है। तो 30-35% वोट आपका अगर आपकी झोली में आ जाता है, अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं, तो थोड़े से वोट और आपको चाहिए, 10-15% हमेशा आप सरकार में रहेंगी। तो ये तो आपके लिए बड़ी फायदे की चीज है ना, कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करें और सारा मुसलमान वोट आपको मिल जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये भी कह दे कि हिंदुओं को अगर आपको इस तरीके से ही मापना है, लेकिन मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगा। हेजिटेशन होती है कि हम लोग इस चश्मे से देखते ही नहीं है कि ये मेरी हिंदू वोट है, ये मुस्लिम वोट है, या कल आप कहेंगे क्योंकि ये बंटवारे की अगर राजनीति करें तो कल भाषा को लेके भी बांट देंगे। हिंदुओं में भी कितने सबसेक्ट्स हैं, उसको लेके बांटने, इसका कोई अंत नहीं है। तो हमारी अप्रोच देखिए, यहाँ पे भी कभी कभी कोशिश रहती है कि जो हिंदी बोलते हैं वो भाजपा को देंगे, और जो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं वो तृणमूल को देंगे। ये सब जो सोच है, एक पॉइजन की तरह इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग साय भी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू अपीसमेंट भी करते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है कि ममता बनर्जी ने कालीघाट के मंदिर का संस्कार किया, कालीघाट मंदिर का स्काई वॉक बनाया, दक्षिणेश्वर मंदिर का स्काई वॉक बनाया। अब ये लज्जा हम लोग को भी महसूस होती है कि इस तरीके से हमें प्रमाणित करना है कि कितने भक्ति है हमें। ये प्रदर्शन की राजनीति हम लोग को पसंद नहीं है। नहीं तो आमतौर पे पूरे साल ही हम लोग विभिन्न पूजाओं में हिस्सा भी लेते हैं। कभी देखिए, गवर्जा रथ निकलती तो भी हम लोग रहते हैं, राजस्थानी उत्सव है। अगर आप बिहार के उत्सव बोले तो यहाँ छठ पूजा, आप अगर कलकत्ता में रहे ना, आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से छठ पूजा होती है। तो अगर बिहारी अगर ये सोचे कि नहीं, हम बंगालियों से अलग है, नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग भी छठ पूजा मनाते हैं। वही मैं कहती हूँ लेकिन कि लेकिन अक्सर दिखाई जाती हैं तस्वीरें कि ममता बनर्जी तो बाकायदा पूरा दुपट्टा ओढ़ के ऐसे, और लगता है कि बस इतनी कसर है अभी कि बस थोड़ी देर में नमाज पढ़ लेंगी। नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता है इसमें गलती कहाँ है। जब दीदी काली पूजा घर में करती है, अपने घर में ही उनकी घरेलू पारिवारिक पूजा है काली पूजा, कभी कोई ऐसा सोचता है? कभी कोई मुसलमान ऐसे सोचता है कि दीदी काली पूजा क्यों कर रही है? इस तरीके का नैरेटिव हम लोग बंगाल में लाना ही नहीं चाहते हैं।
लेकिन है तो नैरेटिव तो है। मैं नैरेटिव जो और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाजपा ने इसकी शुरुआत की है। भाजपा सारे भारतवर्ष में इस तरीका का नैरेटिव शुरू किए हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर एआई समिट में भी आपको इस तरीके के, देखिए, एक संस्था को 65 लाख रुपया दिया जाता है कि आप बोले 25% मुसलमानों को लेके बात नहीं होगी। एआई समिट न्यू दिल्ली में हो रही है, तो वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग ये सब दिखाते, उदाहरण देते हैं, पर लेकिन कहते हैं। बीजेपी का भी यहाँ जनाधार बढ़ रहा है और एक आरोप लगाया जाता है ममता बनर्जी पर, आप ही की पार्टी के नेता पर, कि आ, उन्होंने भाजपा को यहाँ लाने में उनका एक बड़ा रोल है। जिस तरह से उन्होंने सप्रेस किया वाम दलों को, कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत को, और ममता बनर्जी को ये सूट करता है कि ये पूरा इलेक्शन बायपोलर हो जाए, बीजेपी बनाम टीएमसी। नहीं नहीं, एक बात कह दे कि जिस बीजेपी सरकार के संग टीएमसी भी एक समय शामिल थी एज एन अलायंस पार्टनर, वो समय अलग था। अटल बिहारी वाजपेयी अलग किस्म के प्रधानमंत्री थे, अलग किस्म के भाजपा के लीडर थे। आजकल के लीडर भाजपा के और अटल बिहारी वाजपेयी में बहुत फर्क है। इतना इतना तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के असेसमेंट करते हैं वो समझते हैं। तो ये अलग बात है कि आप ये कहे कि उस समय हम लोग उस मंत्रिमंडल में भी थे। मेरे फादर इन लॉ खुद उस मंत्रिमंडल में थे, अजीत पांजा साहब। इसके अलावा यहाँ भी आपको फायदा है इस बात का कि ये बायपोलर ये फाइट हो जाएगा कॉन्टेस्ट, कि बीजेपी बनाम टीएमसी, इसमें फिर रामदल और कांग्रेस पार्टी, तो ये भी आपके फायदे में है। देखिए, अगर कांग्रेस और सीपीएम अपने वोट को नहीं बचा सकते हैं और सीपीएम और कांग्रेस कभी तय करते कि एक साथ लड़ाई करेंगे, कभी अभी सोच रहे हैं कि अलग अलग लड़ाई करेंगे, तो ये उनकी राजनीति जो है उनको तय करना है। इससे हम लोग ने इसको बाइनरी नहीं बनाया। क्या है कि ऑपोजिशन स्पेस को वेकेंट कर दिए सीपीएम। सीपीएम 34 साल बंगाल के लिए कुछ नहीं किए, या खून खराबा, दंगे और संत्रास जिस प्रकार सीपीएम के समय हुआ था, लोगों ने वो परिवर्तन किया। 2011 में सीपीएम को एकदम शून्य में खड़ा कर दिया। अब ऑपोजिशन पे स्पेस कभी खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई इसमें प्रवेश कर लेता है। अब भाजपा उस समय घुस गया और 2014 के बाद जो है केंद्र में भी सरकार उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन फिर भी हम कहे कि अब तो आप कह रही हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये गलती है वाम दलों की कि जब ऑपोजिशन का स्पेस उन्होंने छोड़ दिया तो बीजेपी ने ले लिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ आपसे, जो इस कैंप में जो मैंने दो स्कीमें देखी हैं उस पर सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये तो बड़ी बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है। दो चीजें करती है बीजेपी, एक तो धर्म की राजनीति में लोगों को फंसाती है और दूसरे वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लोगों को घूस देना। बिहार में हमने देखा 10,000 रुपए दिए गए, 1-1.5 करोड़ औरतों को दिए और इलेक्शन जीत लिया गया। क्या ये मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है बीजेपी का स्टाइल, कि आप मान लेते हैं एक हाउस होल्ड है, उसमें आप एक महिला को दे रहे हैं 1500 रुपए, एक छात्र को दे रहे हैं 1500 रुपए, तीसरे आप जो मेडिकल स्कीम है उसके तहत भी पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार पूरा घर चला रही है। देखिए, पहले तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को देख के हम लोग वेलफेयर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये दीदी की सोच 2011 से ही थी, क्योंकि 2013 में भारतवर्ष में अगर कोई राज्य ने पहले ये सोचा कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, तो वो बंगाल थी। ये भी सच है। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल में वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी आई, लेकिन उसके तहत ये 50% रिजर्वेशन, त्रिस्तर पंचायत, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, या सोशल एम्पावरमेंट या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये दीदी है। तो तब 2013 में ही कन्याश्री का स्कीम लॉन्च हुआ। ये सोशल स्कीम्स है, इसके सोशल मैसेजेस हैं। दीदी को देखकर ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की है, उसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दिखता है। बड़ी बड़ी बातें दिखती हैं और पेट्रोल पंप पे एडवर्टीजमेंट दिखती थी, तब पहले दिखती थी, जिसमें मोदी जी ज्यादा लंबा दिखते थे और स्कीम का जो मूल्य जो चीज थी वो दिखती थी कम, और उसमें ज्ञान था ज्यादा कि आप शादी मत करवाओ, ये क्या हो रहा है।
तो इसमें तो है उत्साह देने वाली एक स्कॉलरशिप भी है जो कन्याश्री 2013 से शुरू होकर आज भी चल रही है, यूनाइटेड नेशंस पुरस्कार दिए। हम लोग की दीदी लक्ष्मी भंडार जो आपने देखा आज क्या है, ये आप देखिए, इसका मैसेज पहले भी था कि घर में काम करते हैं, घरेलू काम का मूल्य कौन देगा? अनपेड वर्क, इसको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। कोई हम लोग कोई भी सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती। दीदी इसको रिकॉग्नाइज की है कि उसकी भी एक एंटिटी है, उसकी भी एक आइडेंटिटी है, जो होम मेकर है, हाउसवाइफ होम मेकर है। एक सोचिए कि उसी के नाम पे एक बैंक का खाता खुलेगा, उसको हम पैसा देंगे, इस पे गलती तो कुछ नहीं है। देखिए 2021 में शुरू हुआ स्कीम, अभी भी चल रही है। लेकिन पैसे अलग आपने जो बढ़ा दिए हैं, पैसे बढ़ा दिए हैं, पैसे भी और बढ़ा दूसरे दिए, वो तो होता ही जो है। युवा जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी 30,000 रुपए की, उसको आप 1500 रुपए दे के खुश कर रही है। नहीं, वो भी खुश नहीं कर रहे हैं। एक तरीके के एक राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती है। सरकार की ये सोच हो सकती है कि आप अपना सपना जो है उसको चेस करो, जरूर नौकरियों की तलाश वो जैसे करेंगे, और या हम लोग जॉब क्रिएशन जो है वो, ये राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है। लेकिन तब तक एक सहायता, जस्ट अ पिलर, एक स्तंभ के तरह खड़े हैं। अगर कुछ इस पैसों से भी, मान लीजिए फॉर्म फिलअप करना है, मान लीजिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक पैसा राज्य सरकार ने तय किया। इसकी अंक और भी बढ़ सकती थी, जिस वजह से हम लोग केंद्र सरकार के संग झगड़ा करते हैं कि हमारा जो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए, ये बंगाल का ही हक है, अधिकार है, वो नहीं मिलता। वो पैसे नहीं देते क्योंकि सब में राजनीति दिखती है। बंगाल में सरकार को बदलना है, पैसे रोक के रखो। आप सोचिए, गरीबों की एक काम करने लाइवलीहुड जो है, वो थी महात्मा गांधी के नाम के नामांकित एक स्कीम जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आपने नाम बदल दिया, गांधी जी को हटा दिया, और उस स्कीम के सब ऐसे कंपोनेंट्स बदल दिए। उस स्कीम के तहत 2021 में भाजपा यहाँ पे हारी और उन्होंने हमारे पैसे बंद कर दिए। इज दिस करेक्ट? ये भी तो ठीक नहीं है। बंगाल को अपने हक मिलता था, तो शायद हम लोग ये और भी कुछ कर सकते। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि कितना आप गंभीर मानती हैं इस चुनौती को? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद फिर से चुनाव में जाना ये बिल्कुल आसान नहीं है, और खासकर पूरा राष्ट्रीय मीडिया न सिर्फ कि ममता बनर्जी के खिलाफ, बल्कि बंगाल की पूरा समाज, कल्चर और पूरी जो एक तरह से विरासत रही है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। और इसके अलावा फिल्में तक बन रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि टीवी कर रहा है, बाकायदा पॉपुलर सिनेमा के थ्रू भी ये सब करने की कोशिश हो रही है। आप अपने आप को कितना सक्षम पाती हैं आपकी पार्टी? नहीं, मुझे ये लगता है कि हमारे प्रतिपक्ष जो हैं, जो भाजपा हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं, आपको इतनी चीजों की क्यों जरूरत हो रही है? आप इलेक्शन के दौरान सीबीआई ईडी भेजेंगे, एनआईओ के भेजेंगे, आप इसी दौरान एसआईआर, जिसको लेके बंगाल विचलित है, आप वोटर एक्सक्लूजन कर रहे हैं। ये पूरा एसआईआर का डिजाइन बंगाल में इस लक्ष्य को तय कर रहा है कि हमें वोटर की संख्या को कम करना है। लेकिन आप इसको बदनामी दे रहे हैं कि ये सब बांग्लादेशी है। उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इतना कॉन्फिडेंट था, तो उनको ये सब करने की जरूरत क्या थी? कौन सी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? सबको इस्तेमाल किया हम लोग के विरुद्ध में। और नेता तो आएंगे ही, और बहुत सारी झूठी बात भी बोल के जाएंगे, हम लोग भी इसका विरोध करेंगे। लेकिन लड़ाई तो राजनीतिक होनी चाहिए। ये असत्य लड़ाई, असत्य भाषण, और जो जिस तरीके से वायलेंस पनपने के लिए जो एक कोशिश, उसको उत्साह देते हैं, आप चौंक जाएंगे। और मुश्किल ये है कि मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, मीडिया उनके हाथ में है। तो इट इज वेरी इजी टू क्वेश्चन ममता बनर्जी व्हाई शी इज वेयरिंग द, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर हम लोग के यहाँ वी बिलीव इन कम्युनल हार्मनी, तो ये अपराध हो गया। बट वी विल स्टिक टू दिस। ठीक है, हम लोग तो 77 सीट खो चुके थे 2021 में। भाजपा के तो 3 सीट थे, उसमें 77 हुए, लेकिन वहां भी विकास हुआ, सब जगह विकास हुआ। लेकिन उनके भाजपा के विधायक क्यों उस पद को छोड़ के हम लोग के पास आ रहे हैं, ये भी आपने देखा, देख तो रहे। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।